पिछले एपिसोड में आपने सुना कि ऑफिसर करण को एक कॉल आया, कुछ बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है, साथ ही एक रहस्यमय कोड भी मिला। दूसरी ओर ऑफिसर राज के पास अपहृत बच्चों के माता पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन लापता बच्चों में मेजर सुरेश का बेटा जॉय और विधायक का बेटा सोनू भी शामिल थे। जांच में पुलिस ने पता लगाया कि पीपी किड नाम की फर्जी कोविड जांच मुहिम के बहाने बच्चों को अगवा किया गया। एक ढोंगी साधु के कहने पर बच्चों की बलि देकर मोटी कमाई करने की घिनौनी साजिश रची गई और इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि विधायक का करीबी दोस्त था। ऑफिसर राज की त्वरित कार्रवाई से कई बच्चों को तो बचा लिया गया, लेकिन जॉय अब भी लापता है। आखिर किसने जॉय का अपहरण किया? उस रहस्यमय कोड का क्या मतलब है? क्या राज जॉय को समय रहते बचा पाएगा? यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए इस एपिसोड के साथ। अफसर राज और उनकी टीम जय को छोड़कर बाकी सभी बच्चों को बचाकर थाने ले आते हैं। वहां सभी बच्चों के माता पिता आकर अपने बच्चों को खुशी खुशी ले जाते हैं। बस जय की मां शांत होकर थाने में बैठी रहती है। कुछ समय बाद वह राज से कहती है, साहब, सबके बच्चे तो आ गए, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आया? तब राज उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं, मैम, जय बाकी बच्चों के साथ नहीं था, लेकिन जय कहाँ है? हम जरूर पता लगाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे। उधर एक पुराने कमरे में एक लड़की जिसका नाम रुखसाना है और दो आदमी, एक का नाम अली और दूसरे का नाम बलराम, आपस में बात कर रहे हैं। उन्होंने जय के हाथ, पैर और मुंह बांध रखे हैं। तभी बलराम रुखसाना से कहता है, मैम, ये लड़का कल से कुछ खा नहीं रहा है। यह सुनकर रुखसाना कहती है, अगर नहीं खा रहा है तो उसे वैसे ही पड़ा रहने दो। उसके बाप ने मुझे भी भूखा रखा था। फिर रुखसाना जय के पास जाकर कहती है, आज तुझे अपने मरे हुए बाप की वजह से इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। अली तुरंत बोल उठता है, रुखसाना, इतना सब क्यों? इसे खत्म ही कर देते हैं। रुखसाना गुस्से में आकर कहती है, नहीं भाईजान, इसे इतनी जल्दी नहीं मारूंगी। पूरा कोलकाता इसकी मौत देखेगा और मेजर सुरेश का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। उधर राज सभी अधिकारियों को बुलाकर कहता है, आज से हम में से कोई भी घर नहीं जाएगा जब तक जय हमारे पास वापस नहीं आ जाता। सब लोग घर पर फोन करके बता दो। तभी राज का फोन बजता है और कॉल के दूसरी तरफ होते हैं कमिश्नर। राज फोन उठाकर कहता है, हेलो सर। कमिश्नर तुरंत कहते हैं, राज, बधाई हो, तुमने सभी बच्चों को बचाकर उनके घर पहुंचाया। ये सुनकर राज तुरंत कहता है, नहीं सर, हमारा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। जय अब भी हमारे पास नहीं है। तब कमिश्नर राज का हौसला बढ़ाने के लिए कहते हैं, राज, जब तुमने बाकी सभी बच्चों को बचा लिया तो जय को भी जरूर बचा लोगे। और हाँ, जय तो मेजर सुरेश का बेटा है। तुम एक बार सुरेश की फाइल चेक कर लो। कमिश्नर से बात करने के बाद राज सभी को कहता है, मेजर सुरेश की फाइल को अच्छे से स्टडी करो। और सब उसी काम में लग जाते हैं। उधर बलराम एक चिट्ठी एक चाय वाले को देकर कहता है, इसे सही जगह पर पहुंचा देना। चिट्ठी लेकर चाय वाला कहता है, बलराम दा, बहुत सावधानी से करना, तुम्हारे भाई की एक छोटी सी गलती में जान चली गई। भाई की बात सुनकर बलराम कहता है, मुझे पता है, भाई की ये कुर्बानी मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। थाने में उस वक्त सब बहुत व्यस्त थे मेजर सुरेश की फाइल ढूंढने में, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिल रहा था। ठीक तभी जय की मां रिमिला वहां आकर राज से कहती है, सर, मेरे बेटे की कोई खबर मिली क्या? राज उन्हें बैठने को कहता है और बोलता है, नहीं मैम, अभी तक कोई खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन आप हमारी थोड़ी मदद कर सकती हैं। क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। मैम, आप हमें मेजर सुरेश के बारे में कुछ बताइए। यह सुनकर रिमिला थोड़ा नाराज होकर कहती है, आप मेरे बेटे को ढूंढने की बजाय उसके पिता के बारे में जानकर क्या करेंगे? मैम, हमें लग रहा है कि आपके पति के किसी खतरनाक मिशन की वजह से ही जय का अपहरण हुआ है और हमें मेजर सुरेश की कोई फाइल नहीं मिल रही है, कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। कृपया मैम, हमें बताइए। रिमिला बात को समझकर शांत स्वर में कहती है,
मेजर सुरेश एक अंडरकवर ऑफिसर थे, इसलिए उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये 1 साल पहले की बात है। वे लोग आतंकवादी गुलाम शेख को काफी समय से ट्रैक कर रहे थे। खबर मिलने पर उन्होंने कश्मीर के एक घर से गुलाम शेख को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान गुलाम शेख ने साइनाइड खा लिया और मर गया। उसकी मौत के बाद वहां लगातार आतंकवादी हमले शुरू हो गए और उन्हीं हमलों में जय के पापा की भी मौत हो गई। थैंक यू मैम, आपकी ये जानकारी हमें जय को ढूंढने में बहुत मदद करेगी। उधर अली आकर रुखसाना से कहता है, बहन अल्लाह हमारे साथ है, RDX आ गया है। साथ ही रुखसाना कहती है, हाँ भाईजान, अल्लाह हमारे साथ था और हमेशा रहेगा। यह कहकर वे दोनों जय के पास जाकर उसके हाथ, पैर और मुंह की रस्सियां खोल देते हैं और कहते हैं, खा ले, बाद में तुझे खाने का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह की मर्जी से तू एक बड़ा काम करने जा रहा है। तभी जय घबरा कर कहता है, नहीं, मैं ये कुछ नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। अली उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, तेरे बाप की वजह से हमने अपने सरगना गुलाम भाई को खो दिया, तुझे हमारा काम करना ही होगा। भाईजान, उसे मत मारो, इसे हमारा काम करना ही होगा, और अगर नहीं किया तो इसकी माँ शब्द सुनते ही जय डरकर कहता है, मेरी माँ को कुछ मत करना। रुखसाना अब एक चालाक मुस्कान के साथ कहती है, अगर तू चाहता है कि तेरी माँ को कुछ न हो तो तुझे हमारा एक काम करना होगा। माँ की बात सोचकर जय चुप हो जाता है। उधर थाने के सामने एक छोटा बच्चा एक डिब्बा रखकर चला जाता है। डिब्बा देखकर सब लोग डर जाते हैं। पुलिस तुरंत सभी को डिब्बे से दूर कर देती है। फिर बम स्क्वाड की टीम आकर डिब्बे की जांच करती है और पाती है कि उसमें कोई बम नहीं है। फिर राज खुद डिब्बा खोलकर देखता है कि उसके अंदर एक कोर है। जब वो छोटा सा डिब्बा थाने के सामने सबको उलझन में डाल रहा था, ठीक उसी समय वहां आता है राज सर का बहन का बेटा सूर्य। थाने में घुसते ही सूर्य राज से कहता है, क्या बात है मामाश्री, तुम्हारे थाने में तो पूरा हंगामा मचा हुआ है। सूर्य को देखकर राज खुशी से कहता है, अरे मेरा हीरो, कब आया रे? सूर्य हंसते हुए कहता है, जब आप सब उस डिब्बे में उलझे हुए थे। तो क्या है उस डिब्बे में? फिर राज सभी से सूर्य को परिचय कराते हुए कहता है, गाइस, ये है मेरा बहन का बेटा सूर्य, IPS की पढ़ाई कर रहा है। और हाँ, उस डिब्बे में एक कोड मिला है। सूर्य कोड देखकर श्रीराम से कहता है, क्या मिस्टर हाईटेक कोड डिकोड हुआ? श्रीराम थोड़ा शर्माते हुए कहता है, नहीं, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन कोशिश जारी है। ये सुनकर सूर्य राज से कहता है, मामा, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है और समय भी काफी है। अगर आप कहो तो ये कोड मैं घर ले जाकर देखता हूँ, शायद कुछ समझ में आ जाए। सूर्य की बात सुनकर राज कहता है, देख बेटा, कोशिश कर और हम यहाँ पता लगाते हैं कि ये डिब्बा कौन छोड़ गया। सूर्य फिर राज के घर चला जाता है और राज अपनी टीम के साथ केस पर काम करने लगता है। जय के घर से लेकर दूध की दुकान तक पुलिस हर जगह जाकर सब लोगों से पूछताछ करने लगी। उसी इलाके में घूमने वाले एक पागल को पुलिस ने शुरू में कुछ नहीं पूछा, लेकिन अब जब उससे सवाल किया गया तो वह बोला, मैंने देखा एक लड़की हमारे जय बाबू को गाड़ी में बिठाकर ले गई। करण ने उससे पूछा, कैसी गाड़ी थी? पागल बोला, 4 चक्कों वाली गाड़ी। करण ने फिर पूछा, क्या तुम उस लड़की की तस्वीर बता सकते हो? मतलब वो दिखने में कैसी थी? ये सुनकर पागल बोला, मैं पहले खाना खाऊंगा। करण शांत होकर बोला, अगर तुम हमें लड़की की शक्ल बताने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारा खाना दूंगा। खाने की बात सुनकर पागल की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और वह बोला, मैं तस्वीर बनाने में मदद करूंगा। राज की गैरहाजिरी में उस पागल को थाने लाया गया और उसकी मदद से उस लड़की की एक तस्वीर बनवाई गई। जब तस्वीर बनकर तैयार हो गई तो वादे के अनुसार उसे खाना दे दिया गया। उसी वक्त राज थाने में वापस आता है। करण वो तस्वीर राज सर को दिखाते हुए कहता है, सर, यही वो लड़की है जिसने जय को किडनैप किया है। तस्वीर देखकर राज पूछता है, तुमसे किसने कहा? करण जवाब देता है, सर, हम आज फिर जय के मोहल्ले में जाकर सबसे पूछताछ कर रहे थे। वहीं एक पागल ने हमें बताया कि इस लड़की ने जय को अगवा किया है और उसी की बातों के आधार पर ये तस्वीर बनवाई गई है। राज कहता है, कहाँ है वो? उसे ले आओ।
जैसे ही पागल को राज के कमरे में लाया जाता है, राज कुछ पल उसे देखकर चौंक कर कहता है, अरे जीत, तू ये क्या हालत बना रखी है? करण, तुम्हें पता है तुम किसे लेकर आए हो? ये है ऑफिसर जीत, सीआईडी में है। राज तब जीत से कहता है, ये भेष क्यों? जीत जवाब देता है, शहर में काफी RDX आ चुका है। ये लड़की कुछ बड़ी आतंकी साजिश की तैयारी कर रही है। इसका नाम है रुखसाना। ये गुलाम शेख की बीवी। गुलाम शेख का नाम सुनते ही राज चौंक कर कहता है, रुको, गुलाम शेख, जिसे मेजर सुरेश ने पकड़ा था ना? जीत तब कहता है, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पूरा दिन काम का इतना दबाव था कि राज को घर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो जाती है। घर आकर देखता है कि एक कमरे में चारों तरफ कागज बिखरे हुए हैं और बीच में सूरज लेटा हुआ है। अगले दिन सुबह सूरज राज से कहता है, मामा, जल्दी ऑफिस चलो और सबको बुला लो, मैं कोड क्रैक करने वाला हूँ। थाने में राज के कमरे में जीत समेत सब आ गए। अब सूरज बोलता है, हमारा पहला कोड है 0.2, 0.8, 0.09, 0.004, $2, 0.7, 0.004, 0.08, 0.05, 0.8, 0.09, 0.0, 0.01, $2, 0.07, 0.3, 0.003। सूरज समझाता है, अगर हम अंग्रेजी के अक्षरों को ऐसे माने, A = 0.0, B = 0.1, C = 0.2, D = 0.3 ऐसे आगे बढ़ते हुए J = 0.9 और K = 0.00 हो जाएगा। तभी श्रीराम बोलता है, तो L 0.01 और M 0.02। सूरज हंसकर कहता है, बिल्कुल सही। तो इस तरह T = 0.09 और U = 0.000, B = 0.001। तो पहले कोड की डिकोडिंग होगी। 0.2 = C, 0.8 = I, 0.09 = T, 0.004 = Y यानी सिटी। फिर $, यानी ब्रेक या गैप। 0.7 = H, 0.04 = O, 0.08 = S, 0.05 = P, 0.8 = I, 0.09 = T, 0.0 = A, 0.01 = L यानी हॉस्पिटल। और आखिरी 0.07 = R, 0.3 = D, 0.003 = X यानी RDX। कोड देखकर राज तुरंत बोलता है, इसका मतलब है सिटी हॉस्पिटल पर RDX अटैक होने वाला है। सूरज फिर कहता है, ठहरो मामा, इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है, वो भी अगले कोड में है। जीत उत्साहित होकर कहता है, कौन है सूरज, जल्दी बताओ। सूरज बोलता है, अगले कोड में उसका नाम है। श्रीराम समय बर्बाद किए बिना तुरंत अगला कोड डिकोड करता है। 0.07, 0.000, 0.00, 0.08, 0.0, 0.03, 0.0, $2, 0.6, 0.000, 0.01, 0.0, 0.02, $2, 0.08, 0.7, 0.4, 0.00, 0.7। जिसका मतलब होता है रुखसाना गुलाम शेख। जीत फौरन बोलता है, मतलब जो मैं सोच रहा था वही निकला। सब कुछ देखने के बाद राज गंभीर होकर कहता है, रुखसाना सिटी हॉस्पिटल पर RDX से हमला करने जा रही है। लेकिन जय की इसमें क्या भूमिका है? और ये हमला कब होगा, ये भी तो हमें नहीं पता। राज की बात सुनकर जीत कहता है, मुझे लगता है ये लोग जैसे ही अटैक करवाएंगे और फिर उसकी मौत हो जाएगी। इससे मेजर सुरेश की भी बदनामी होगी
जैसे उनका बेटा आतंकवादी निकला। इसी बीच करण का फोन बजता है। वह फोन उठाकर देखता है, एक अनजान नंबर। जैसे ही वह फोन उठाता है, उधर से आवाज आती है, सर, मैं बलराम बोल रहा हूँ, राम का भाई। 2 दिन बाद। फिर अचानक एक गोली चलने की आवाज आती है और कॉल कट हो जाती है। फोन स्पीकर पर था तो सबने वो सुना। तब जीत बोलता है, बलराम की बात से साफ है, 2 दिन बाद सिटी हॉस्पिटल पर यह हमला होगा। और उधर रुखसाना जब बलराम को मार देती है तो अली कहता है, रुखसाना, उसने कहीं किसी को कुछ बता तो नहीं दिया? रुखसाना तब जवाब देती है, नहीं भाईजान, मैंने उसे इतना वक्त ही नहीं दिया। हमारे प्लान के मुताबिक 2 दिन बाद ही कोलकाता एक बड़ा धमाका देखेगा। लेकिन रुखसाना और अली को इस बात की भनक तक नहीं थी कि पुलिस को उनके इस नाशकता के प्लान के बारे में पता चल चुका है। धमाके वाले दिन सुबह से ही सिटी हॉस्पिटल में पुलिस सिविल ड्रेस में घूम रही थी और हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में एक वैन के अंदर राज, जीत, सूर्य और श्रीराम सीसीटीवी के जरिए पूरे हॉस्पिटल पर नजर रख रहे थे। अपनी छिपने की जगह से निकलने से पहले रुखसाना ने जय से कहा, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तेरी माँ को मार डालेंगे। हमारा एक आदमी तेरे घर के पास ही है। इतना कहकर वे सब वहां से निकलकर हॉस्पिटल की ओर बढ़ते हैं। अली एक गाड़ी लेकर पार्किंग में इंतजार करने लगता है। रुखसाना और जय दोनों मास्क पहनकर हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं और सीसीटीवी कैमरों से बचते हुए अंदर बढ़ते हैं। रुखसाना का प्लान था कि जय को हॉस्पिटल के सेंट्रल रूम में छोड़ देगी, फिर खुद बाहर जाकर पार्किंग में इंतजार कर रहे अली के पास पहुंचेगी। उसके बाद जैसे ही वे कुछ दूर निकलेंगे, बम का ट्रिगर प्रेस कर देंगे। प्लान के मुताबिक अली बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा था और रुखसाना जय को हॉस्पिटल के सेंट्रल रूम में ले जाती है। रुखसाना को जब एक कमरे में ले जाकर पूछताछ की गई तो वह कुछ नहीं बोली, बस इतना ही कहा, अगर आपने मुझे पकड़ भी लिया तो कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह हमारा मिशन नहीं रुकेगा। अल्लाह हमारे साथ है, कोई न कोई उसे जरूर पूरा करेगा। उधर अली गाड़ी में बैठकर रुखसाना का इंतजार करता रहा, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वह नहीं आई और उसका फोन भी नहीं लग रहा था। तब उसने प्लान बी के तहत ट्रिगर दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने बार बार ट्रिगर दबाने की कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वह गाड़ी से उतरकर अस्पताल की तरफ बढ़ गया। उधर रुखसाना के पकड़े जाने के बाद राज और उसकी टीम अस्पताल में जाकर जॉय को ढूंढने लगी। उसी समय उस कमरे में जॉय अकेला था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। आखिरकार उसने साहस करके दरवाजा खोला और बाहर भागने लगा। उसे दौड़ता देखकर वहां अफरातफरी मच गई। जैसे ही वह रिसेप्शन एरिया में पहुंचा, अली ने उसे पकड़ लिया। कुछ ही पलों में राज और उसकी टीम भी वहां पहुंच गई और उन्होंने अली को घेर लिया। अली ने जॉय को कसकर पकड़ लिया और ट्रिगर हाथ में लेकर चिल्लाया, मुझे जाने दो वरना ट्रिगर दबा दूंगा। तभी श्रीराम ने कहा, कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा ट्रिगर जैमर की वजह से काम नहीं करेगा। श्रीराम की बात सुनते ही अली ने ट्रिगर फेंक दिया और पेंट की जेब से बंदूक निकालकर जॉय के माथे पर तान दी। अगर मुझे जाने नहीं दिया तो जॉय को गोली मार दूंगा। यह सुनकर सभी पुलिस वाले धीरे धीरे अपनी बंदूकें नीचे करने लगे। ठीक उसी वक्त जॉय ने पीछे से एक पैर से अली के पैर में जोर से लात मार दी, जिससे अली का संतुलन बिगड़ गया। उसी मौके का फायदा उठाकर राज ने अली के माथे पर गोली चला दी और उसे वहीं ढेर कर दिया। जॉय को सुरक्षित बचा लिया गया। इसके तुरंत बाद राज ने रिया को फोन किया और रिया ने भी उसी वक्त रुखसाना को गोली मार दी। फिर जॉय का इलाज शुरू हुआ। वह बेड पर लेटा था और उसकी माँ उसके पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। तब जॉय बोला, माँ, तुम्हें कुछ तो नहीं हुआ ना? उन्होंने कहा था कि वो तुम्हें मार देंगे। मैं बहुत डर गया था। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ। उनकी बातों के बीच वहां राज, जीत और सूर्य अंदर आए। रिमिला सेन उन्हें देखकर हाथ जोड़कर बोली, थैंक यू सर, आप लोगों की वजह से मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। राज मुस्कुराते हुए बोले, नहीं मैम, ऐसा मत कहिए, ये तो हमारा फर्ज था। असली क्रेडिट तो जॉय का है। तब जीत ने कहा, जॉय, तुम्हें तो कमरे में बंद करके रखा गया था, फिर तुम कैसे भागे? जॉय बोला, सर,
उन्होंने कहा था अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मेरी माँ को मार डालेंगे। इसलिए मैं शुरू में उनकी बात मानता रहा, लेकिन जब उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया तभी मुझे पापा की एक बात याद आ गई, अगर अपनी जान देकर भी बहुतों की जान बचाई जा सके तो वो सबसे बड़ा बलिदान होता है। इसलिए मैं वहां से भागकर किसी सुनसान जगह जाना चाहता था। राज ने पूछा। डर नहीं लगा? जॉय ने गर्व से कहा। सर, मैं मेजर सुरेश सेन का बेटा हूँ, डर कर कैसे चलता। फिर वहां मौजूद सभी लोग जॉय को सैल्यूट करते हैं, उसकी बहादुरी को सलाम करते हैं और इस तरह जीत, सूर्य और राज की यूनिट 007 की संयुक्त कोशिशों से कोलकाता शहर एक बड़े हमले से बच गया। यूनिट 007 की अगली रोमांचक कहानी लेकर आ रहे हैं अगले हफ्ते। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक दें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी यूनिट 007 की रोमांचक कहानियां पढ़ सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।